वो अल्लाह ने उनको बड़ा पैसा दिया। कहते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं तर्ज़ को मन तशाओ बगैर हिसाब, तर्ज़ को मन तशाओ बगैर हिसाब, जिसको चाहूँ बगैर हिसाब रिज़्क़ दूँ। अल्लाह ने इनको भी बगैर हिसाब का रिज़्क़ दिया। उसी तरह ही ये भी बगैर हिसाब के गुरबा में, मस्कीनों में, रिश्तेदारों में पैसा तकसीम करते रहे और आज तक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब क्योंकि जब प्रॉफिट लेते थे तो उसमें अल्लाह ताला का एक शेयर रखते थे। ज़कात एक सेपरेट चीज़ थी, अल्लाह ताला का शेयर एक अलग से था। वो फिर हम उसको पे भी करते रहते थे ड्यूरिंग द ईयर। ज़कात का ये था कि हम उसकी कैलकुलेशन करते थे स्टॉक की बेसिस पे, एसेट्स की बेसिस पे, और वो हम मोस्टली रमज़ान में शुरू करते थे, लेकिन थ्रू आउट द ईयर पे होती रहती थी। 10 साल तक अकाउंट का मैं हेड था, तो जब भी उनको ये ज़कात का हिसाब बनाते थे ना, तो वो हिसाब मेरे साथ बैठ के उसकी फाइनलाइजेशन करते थे। एक साल था, अब साल मुझे याद नहीं है, हमारी 11 मिलियन ज़कात बनी, 1 करोड़ 10 लाख। तो उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मेरी ज़कात 1 करोड़ रुपया बने। वो 1 करोड़ रुपया वो नहीं, यानी उससे भी ऊपर बन गई। तो वो एक देखें, उन्होंने इतनी अच्छी उनकी एक ख्वाहिश थी। मैं ये समझता हूँ कि उनका ज़ीरो से हीरो बनने तक और एक कखपति से अरबपति बनने तक में बहुत बड़ा दखल इस बात का है कि उन्होंने सिर्फ ज़कात तो एक फ़र्ज़ होती है, और लेकिन उसके अलावा जो 10% का शेयर था, यह खालिसतन रज़ाकाराना और बिल्कुल जिसे कहें नफली इबादत के तौर पे उन्होंने अपने ऊपर लाजिम किया। लेकिन बाद का ऐसा भी होता था कि हमें बिज़नेस में नुकसान हो जाता था, ज़कात नहीं बनती थी, लेकिन हम फिर भी दे देते थे, डबल दे देते थे। अल्लाह ताला अगले साल वो हमारा जो था, वो जो डेफिसिट वो भी पूरा हो जाता था और जो प्रॉफिट वो भी हो जाता था। एक दफ़ा उन्होंने यहाँ 10 लाख रुपया तकसीम किया, 10 लाख। हमें उन्होंने फ़ोन किया कि आप ऐसे करें कि गांव के तमाम गुरबा इकट्ठे कर दें, गांव के तमाम गुरबा इकट्ठे कर लें। तो मेरा ये खालिद है, मेरा बेटा अकरम है, इनको मैंने कहा कि आप इस तरह करें। चौकीदार को साथ दिया, इनके चौकीदार साथ लेकर ना तमाम गाँव को चक्कर लगाएं, तमाम गाँव का भैणियों पर चक्कर लगाएं और गरीबों के नाम लिख लें। और मैंने अपने साइन कर दिए, एक पर्ची पर अपने साइन कर दिए। उस गरीब को, जो गरीब हो ना, मेरे साइन फाड़ को दे देना। जब डॉक्टर साहब आएँ तो वो पर्ची दिखाएं, फिर पैसे मिल जाने गाँव को। सारे गाँव के उन्होंने चक्कर लगाया थे। कहा ना, हमारे स्कूल में सैकड़ों हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए, तो 10 लाख रुपये लेकर आए। और आज तो 25-30 साल के बाद पहले की बात है। तो उन्होंने हर एक को 1000 रुपये दिए, 1000 रुपये हर एक को दिया। 48C में जो डॉक्टर साहब का हेड क्वार्टर था, तो वहाँ एक रमज़ान में हमने जो है वो जब पैसे देने शुरू किए, तो 900 अफराद को एक दिन में जो है वो डिसबर्समेंट की, बालिहाज उनके फैमिली साइज़ के मुताबिक। और शाम को जब हमने डिसबर्समेंट ख़त्म कर दी, 52 लाख एक दिन में उनको तकसीम किए। जब तक इन लाखों में ज़कात तकसीम होती रही, वो अपने हाथ से देते रहे। लेकिन जब उनकी ज़कात करोड़ों में दाखिल हो गई, तब उन्होंने ये सोचा कि मैं इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करूं। जब हमने डॉक्टर साहब ने सेपरेट किया, तो डॉक्टर साहब ने एक फाउंडेशन भी बना ली। ये वो फाउंडेशन थी जो कि डिफरेंट लोगों को सपोर्ट कर रही थी। बेनज़ीर हॉस्पिटल में खाना वगैरह मरीज़ों के लिए, उनके लवाहिकीन के लिए भी देते थे। ये फाउंडेशन पानी का भी लोगों के लिए कुएँ बना लेने, स्कूल कॉलेजेस में टीचर की सहूलतें देनी, ब्लॉक्स बना देने, हॉस्पिटल्स के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हमने मशीनरीज भी दी और उस पे फिर 7 डॉक्टर भी दिए सपोर्ट की। कॉलेजेस में हमने टीचर्स की सर्विसेज दी, टीचर की सैलरीज दी। तो ये काम कंटिन्यू रहा और आज तक चलता हुआ आ रहा है। जब सादक फाउंडेशन शुरू की तो कई बच्चे इंजीनियर बने, कई बच्चे डॉक्टर बने। तो एक लड़का आया फैसलाबाद से, तो जब फौत हुए तो वो इधर आया ताज़ियत के लिए। तो वो कहने लगा कि मैं नौकरी के लिए आया ऑफिस में। तो बहुत अच्छे उसके मार्क्स थे। तो कहने लगा भाई मैं नौकरी करनी है। भाई ने इंटरव्यू लिया, क्यों नौकरी करनी है? तो कहने लगा मेरे वालिद जो है वो बूढ़े हो गए हैं, वो कमा नहीं सकते, तो मेरे जो घर वाले हैं वो कहाँ से ख़र्चा पूरा करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आगे ना तालीम हासिल करूँ, मैं नौकरी कर लूँ। भाई ने उसको कहा कि आप नौकरी आप पढ़ें, सारी तेरी तालीम का मैं ख़र्चा दूँगा और तेरे घर वालों के लिए मैं ख़र्चा दूँगा। अल्लाह के साथ ये तजारत होती है। हम अबू भी तजारत कर रहे थे और हम करते रहेंगे इंशाल्लाह तजारत।
अब्बू को जो प्लान था कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडिपेंडेंटली इसके लिए खोल के देनी है, DSF हॉस्पिटल है मंदरा का अब्बू का। ऑब्वियसली मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ, अभी फार्मास्यूटिकल को काफ़ी इस्टेब्लिश किया है मैंने। 16-17 और प्रोडक्ट्स मैंने रजिस्टर करवा लिए हैं और तकरीबन 200 के करीब और रजिस्टर करवाने जा रहा हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता इतना इसको पावरफुल कर देंगे कि ये हमारा इंशाल्लाह जो मंदरा का हमारा हॉस्पिटल है इसको ये बना। रिश्तेदारों के साथ तो बड़े प्यार से मिलते थे सारों से, बल्कि मेरे तो रिश्तेदार कह लें अंकल, हमारे क्लोज जो हैं मेरे चचा और मेरी फूफो और मेरे मामू वगैरह, हम क्लोज फैमिली, बहुत क्लोज हम लोग हैं। सब उनकी इज्जत बहुत करते थे और वो बड़ा प्यार करते थे सबके साथ। वो रिश्तेदार कोई हमारे फैक्ट्री में मुलाजम है, कोई हैचरी में मुलाजम है, कोई फीड मिल में मुलाजम है, कोई जवेद साहब का मुलाजम है, कोई मियाँ साहब के पास मुलाजम है। जो हमारे मामू के औलाद है सारे पढ़े लिखे तो कोई नहीं थे इतने, लेकिन जितने पढ़े थे सब हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं। वो ऐसा आप कोई वैल्यू नहीं रखता ज़िंदगी में रिश्तों के आगे। अब्बू को हमें अपने प्रोजेक्ट्स पे ऑफिस में लेके जाने का बड़ा शौक़ था। कभी वो फार्म पे ले जाते तो मैं अब अब्बू साथ हमेशा चला जाता और वो फिर हमें दिखाते होते थे ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। शुरू में तो हमें स्कूल छोड़ने जाते थे सुबह 8 बजे उठ के, फिर ड्राइव बाद में एक ही गाड़ी होती थी उस टाइम, खुद ही गाड़ी चलाते थे, वरना रोज़ हमें स्कूल छोड़ने जाना उन्होंने। फिर हमें मुझे याद है ये इसी 6 रोड पे एक मेरा स्कूल होता था, पिंडी हम रहते थे, दोपहर में लेने भी आते थे घर छोड़ के, फिर दोबारा दफ्तर जाते थे। फिर ड्राइवर आया था, फिर ड्राइवर ने छोड़ना शुरू कर दिया। घर जब भी उन्होंने ऑफिस से आना है हमें पढ़ाते थे। हमारा 24 घंटे में हमने क्या एक्टिविटी की हमसे पूछ के, 4 बहन भाई हम लोग, तो 1 घंटा अपने साथ रखते तो फिर हम लोग कहीं जाके सोते थे। और वीकेंड पे भी पढ़ाते थे। और जब प्रोफेशनल लाइफ बिजनेस मैंने स्टार्ट किया अब्बू के साथ, तो मुझे बिजनेस की बुक्स पढ़ाते थे। और एक कई बुक्स तो जो इम्पोर्टेंट है 2-2 दफ़ा भी पढ़ाई, खुद अपने पास बैठा के, एक खुद भी पढ़ी और मुझे भी पढ़ाई। इस तरह तो मेरे बहन भाइयों से भी करते थे, स्पेशल टाइम निकालते थे इस काम। और हम जाए ना, हम बहनें हैं ना, कहते नहीं आप बहनें सिर्फ मेहमान बन कर बैठो, वो घर वाली वो है। इज़्ज़त बहुत दी, भाभियों को बहुत इज़्ज़त देते थे, बहनों को बहुत इज़्ज़त देते थे, बेटियों को बहुत इज़्ज़त, बीवियों को बहुत इज़्ज़त देते थे। घर में अब्बू कहते थे कि जो होम गवर्नमेंट है वो अब्बू की नहीं है, अब्बू तो एक गेस्ट की तरह आते थे। जो मिसेस हैं या अम्मी हैं वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होती थी घर के मुलाजमीन के लिए, जिसके लिए अब्बू कभी घर के मामलात में इंटरफेयर नहीं करते थे। कभी नहीं कहते थे ये चीज़ इस तरह की गलत है, इस तरह गलत है। वो सारा जो डिसीजन था वो मेरी अम्मी के पास या अभी जिस तरह मेरी बीवी उसके पास होता है, अब्बू कभी इंटरफेयर नहीं करते उस चीज़ में। और कोई चीज़ गलत भी हो जाती थी तो वो मेरी अम्मी को आगे कहते थे ये चीज़ इस तरह नहीं, इस तरह इसको ठीक कर नहीं, कि डायरेक्ट होकर नौकरों को या डायरेक्ट चीज़ों के अंदर चीज़ों को मैनेज नहीं कर रहे होते थे। वो अपने सिर्फ ऑफिस में अपना काम करते थे, घर के काम में इंटरफेयर नहीं करते थे। लड़ाई तो उनको 1% भी पसंद नहीं थी। पैसा जितना मर्जी ले लो मगर लड़ो ना। शादियों पे पैसा दुगना, लड़ाई नहीं पसंद थी। ना किसी के घरों में लड़ाई पसंद थी, ना किसी के मियाँ बीवी की लड़ाई पसंद थी। अगर कोई मियाँ बीवी की लड़ाई होती ना तो मियाँ को डांट डपट कर दे और बीवी का साथ देते, तो तुम ही गलत है, बस तुम ही गलत। कहते दूसरों के घरों से बेटियां लेके उसको बेटियां बना के रखो। मैंने उनको ना ज़िंदगी में सिर्फ 2 दफ़ा रोते हुए देखा है। एक दफ़ा उनकी जब वालदा फौत हुई है ना, ये H11 कब्रिस्तान में जो है ना, उनकी तदफीन के वक़्त जब उनको वालदा को जो है ना वो कब्र में उतार रहे थे, एक दफ़ा मैंने उस वक़्त उनकी आंखों में आंसू देखे हैं। एक दफ़ा ये हुआ, अम्मी मेरे बीमार हो गए तो शिफा पे हम लोग ना लेके गए, तो मैं वो व्हील चेयर पकड़ी हुई, तो भाई कहते तुम इधर खड़ी हो तो मैं अंदर जाकर डॉक्टर का पता करके आता हूँ। मैं खड़ी हुई तो मुझे मेरी अम्मी कहती इतना बड़ा मेरा पुत है तो तू व्हील चेयर उधर हाथ च पड़ा देती है, मेरा व्हील चेयर लेके वो जा रहा है, वो अच्छा लगा तू खुद व्हील चेयर चला, मुझे अम्मी कहती ना। तो मैं भाईजान को ये बात बताई, मैं कहा अम्मी मुझे ये करी, इतना बड़ा मेरा पुत्र रहता तू उधर हाथ व्हील चेयर पकड़ा देती। तो अम्मी ने जाकर मुँह से चुम के कहते जफ्फी डाल के कहते अम्मी मैं आपका वही पुत्र हाँ, मैं कोई बड़ा नहीं है, मेरी माँ बड़ी है अम्मी। मेरी अम्मी के हाथ चूमते, मेरी अम्मी को चूमते चाटते बहुत अम्मी का करते होते थे। भाई हो
वो जज्बाती तलब होता है भाई बहन, फिर भाई बहुत अच्छा हो, आपके हक में हो, बड़ा अच्छा तलब होता है। फिर वो आपको इस्लामी जमीयत तलबा में लेके आया हो, वो तलब और बढ़ जाता है। फिर जैसे जैसे मैं जमात इस्लामी में गया तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ती चली गई। तो मैंने कई बार कहा कि मैं भाईजान पोल्ट्री छोड़ता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं। नहीं पोल्ट्री छोड़नी, अब GM रख लें। यानी किसी मौके पर उन्होंने मुझे मायूस नहीं किया, बल्कि जो मैं सोच के आता था उससे बढ़कर, नहीं इसे और करें, इससे बढ़कर करें। फिर मैं पहला मकान वहाँ लेना था किराए में, ना ये बड़ा मकान है, आपके कितने बच्चे। जो मैं सोचता था वो मुझसे मेरे लिए बढ़कर सोचते थे। जो वो कहते थे, मेरा ख्याल है, मुझे नहीं याद कि अभी उन्होंने कुछ कहा हो हमने ना माना हो, या मियाँ साहब ने ना माना हो, या किसी ने ना माना हो। उनको एक एज ए ब्रदर, एज ए फादर हम उनको जानते थे। जो वो कहते थे हम वो करते थे। दिन में 3-3, 4-4 दफ़ा बात होती थी उनसे, हर रोज़ एक छोटी छोटी चीज़ मैं उनसे डिस्कस करता था। और अगर मैं 3-4 दफ़ा मैं करता, 2-3 दफ़ा उनका भी आ जाता था मुझे। हमारा तो बहुत राब्ता था, हर टाइम हर चीज़ आप उसे डिस्कस करके करनी, तो हर चीज़ गाइड करते थे मुझे। कभी कभी गुफ्तगू करते थे, कई दिन बाद खुद ही बड़ा करते थे मुझे, या कभी मैं कर लिया करता था, कभी वो कर लेते थे। जब गुफ्तगू करते थे बड़ी लंबी गुफ्तगू होती थी, सारा हाल चाल पूछते थे, मैं भी उनसे पूछता था, वो भी मुझसे पूछते थे। एक दफ़ा उन्होंने गुफ्तगू मुझसे की तो वो ना थोड़े से ना मुझे कमज़ोर नज़र आए। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या बात है, कमज़ोर को नज़र आ रहे हैं? तो कहते भाईजान नहीं ठीक है, शुक्र अल्लाह का ठीक है। तो मुझे बाद में पता चला कि उनको कोरोना हो गया और कई दिन घर में रहे। वो वहाँ शफा अस्पताल, वहाँ उनका कोई तल्लुक था, उनका रब्ता था वहाँ, उनका डॉक्टर घर आकर इनका इलाज करता रहा। तो वे यहाँ घर में सही नहीं हुए और डॉक्टर साहब ने कहा कि आप हमारे पास हॉस्पिटल में आ जाएं। फिर हॉस्पिटल में चले गए और वहाँ भी उनको मतलब कि ना बेड पर क्या कहते हैं उसको, वेंटिलेटर पर लटा दिया। और मैं सिस्टर का फ़ोन आया रोते रोते, सिस्टर बड़ी जिसका इंटरव्यू था, अब भाईजान को वेंटिलेटर पर लटा दिया है, अल्लाह ही मर्द खुशी कर मेहरबानी करे, दुआ करना, ये करना वो करना। बड़ी रो रही थी। मैंने कहा रोने कैसे में गया, बाद बंदे बीमार हो जाते हैं। कहते नहीं मायूस कौन हालत है, अल्लाह रहम करेगा, कुछ नहीं होगा। फिर मैं मियाँ साहब को पूछा, बात की, डॉक्टर साहब बात की, लेकिन डॉक्टर साहब बीमार थे बेचारे, बेहोश थे, पता नहीं था। साले से बात की, उन्होंने दूसरी बेगम से, उसने बात की, फ़ोन अटेंड किया। फिर मियाँ असमा से बात की, उन्होंने मुझे डिटेल से बताया कि भाईजान को ये मसला है, कटोना है और घर में आराम नहीं आया, उनको हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया है, तो दुआ करना बेहतरी करेगा। उनके फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, तो वो मसनूई सांस लगा रहे हैं उनको वेंटिलेटर पर, फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह करे, दुआ करें, मैं भी करता हूँ, अल्लाह मेहरबानी करें। फिर मैं पूछा रहता, दूसरे दिन पूछा रहता था क्या हाल है, क्या हाल है। डॉक्टर मियाँ साहब पूछा था, क्योंकि पास तो जाने नहीं देते थे। मियाँ साहब गया बाहर जाकर डॉक्टर से मालूमात ले आते थे और मुझे बताता ही कोई नहीं था। तो मियाँ साहब ने एक दिन कहा कि भाईजान अब उनके फेफड़े काम करना शुरू कर गए हैं, अब काम शुरू हो गया। फिर मुझे शाम रात फ़ोन आया तकरीबन 9-10 बजे, मियाँ साहब ने खुद किया, भाईजान मुबारक हो। मैं क्यों? डॉक्टर साहब को इंशाल्लाह कल परसों छुट्टी मिल जाएगी। उनके फेफड़े 50% काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, अब हल्की बेहतर हो रही है, खुद ही सांस ले रहे हैं। मैं चलो शुक्र अल्लाह। उसी रात सुबह के वक्त 4 बजे, अभी मैं नमाज़ पढ़ने नहीं गया, फिर फ़ोन आ गया कि भाईजान डॉक्टर साहब अल्लाह के प्यारे हो गए। तकरीबन 3 बजे का वक़्त था जब उनकी वफ़ात हुई है। तो मुझे कराची से अपना फ़ोन आया, उस वक्त हमारे मारूफ सिद्दीकी साहब दोस्त थे, वो भी फौत हो चुके हैं, कि यार डॉक्टर सादिक साहब जी ना पता करो डॉक्टर साहब से, क्योंकि चीज़ें ये मेरे ज़िम्मे मुझे ही आती थी, मैं इन कामों को करता हूँ कि यार मैंने सुनिया क्या आई है। मैंने फ़ौरन शौकत साहब हमारे दोस्त साहब के समधी भी हैं, उनको फ़ोन किया कि उन्होंने उठाया नहीं उस वक्त। फिर थोड़ी देर बाद उनकी मुझे कॉल लगी, यार सादिक साहब फौत हो गए।
जिस दिन उनकी डेथ हुई है तो हमने सिर्फ यही महसूस किया है कि हम यतीम हो गए। मतलब वो अपनी औलाद की तरह हमसे डील करते थे। जाहिर है जब बाप चला जाए तो फिर मेरे लिए वो बहुत ही शॉकिंग लम्हा था। बहुत मतलब ये है कि मैं उस बात को मेरे बार बार जो है ना, मेरा जहन नहीं मानता था कि यार ये चीज़ नहीं हो सकती। मतलब यह है कि मुझे जब खबर मिली तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं मतलब दुख हुआ मुझे। और जिस तरह कोई एक इंसान का एक रिलेटिव मतलब इस दुनिया से अगर जाता है तो एक दुख की कैफियत होती है या एक गम होता है, मुझे बिल्कुल उसी तरह वो गम फील हो रहा था। और वो मतलब किसी को बता नहीं सकता था कि यार इस तरह की कोई चीज़ हो गई है, इस तरह की मेरी कैफियत थी। एवरीबडी हैज़ टू गो। लोग आते हैं और चले जाते हैं, बड़े बड़े सीनियर लोग हैं हमारे, बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं। लेकिन ये जो डॉक्टर सादिक का मैसेज जब मेरी नज़र से गुजरा तो आई कुडंट से एनीथिंग। इवन मैं अपने हस्बैंड को, डॉक्टर तलहा को भी नहीं कह सकी कि ये क्या हो गया। इट वॉज अ शॉक। और वो पूरा दिन इट वॉज वेरी ग्लूमी। हमारे घर में ही एक उदासी छाई हुई थी, एक अजीब सी फीलिंग थी। एंड देन आई वेंट टू ऑफिस, वो भी एक अजीब सी फीलिंग थी। तो वो उनकी डेथ को एक्सेप्ट करना ही मुश्किल हो रहा था कि डॉक्टर सादिक इज़ नो मोर इन द इंडस्ट्री, हमारे बीच में वो नहीं रहे। मुमकिन हम हमारे उनके साथ तल्लुकात वो एक और किस्म के थे। ना तो उनका हमारे साथ को कारोबारी बहुत बड़ा चीज़ थी ना थी, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि हमारी ज़बान को, हमारे दिल को समझते थे और हम उनको समझते थे। कई मौके ऐसे भी आए कि मैं रूठ जाता था उनसे, कोई मसला हुआ, मैंने कहा नहीं ऐसे ही, तो वो फिर उन्होंने खुद ही मना लेना, कहना कि कोई बात नहीं यार, तू गुस्सा ना करा कर, तू जज्बाती हो। कमी तो हर रोज़ ही महसूस होती है, सुबह से शाम तक और शाम से अगली सुबह तक, हर टाइम कमी महसूस होती है। और ये मेरा नहीं ख्याल गैप कोई फिल कर सकता है। एक ऐसा गैप है जो आपकी पॉलिसी मेकिंग होती है या आपकी ओवरऑल जो डायरेक्शन चाहिए होती है इंडस्ट्री को, कभी गवर्नमेंट के सामने या कोई किसी और डिपार्टमेंट के सामने, उसमें अबू काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते थे, जो अभी की सब डायरेक्शन सही नहीं जा रही इस चीज़ की। जब भी कोई मसला आता था मैं एक कुर्सी पे आकर बैठ जाता था, वो भाई से डिस्कस करता था, वगैरह, वो भी मसाइल को जानते थे और 2-4 मिनट में हल निकल आता था। उनके जाने के बाद अब मसला फेस करता हूँ, मुझे कई डॉक्टरों को फ़ोन करना पड़ता है। एक को फैसलाबाद करूँगा, एक को मानसरा करूँगा, एक को यहाँ पिंडी में यहाँ करूँगा, यानी सबको फ़ोन करने पड़ेंगे। फिर अपना तजर्बा आएगा, फिर मैं उस फ़ोन करूँगा जो किसी ने तजर्बा उसका किया हो, फिर जाके कोई हल नज़र आता है। उस हवाले से तो कोई एक ही फ़र्द नहीं पाया जाता पूरे पाकिस्तान में जो उनके पाए का हो, उनसे बात करके अब मसाइल का हल आपको मिल जाए और आप आंखें बंद करके उस पर अमल करके अपने मसाइल का हल निकाल लें। वो तो बहुत ज़्यादा कमी है, अल्लाह करे कोई पैदा हो जाए। आज तक मुझे कोई भी नज़र नहीं आता जो टेक्निकली भी साउंड हो, प्रैक्टिकली भी साउंड हो और हक बात करने वाला भी हो, और आप महसूस न करें कि यार ये मुझे कोई गलत एडवाइस नहीं कर देगा, इस पर अमल करके कोई मुझे नुकसान हो जाए। बहुत ज़्यादा कमी महसूस करता हूँ। अब कब पूरी होगी वो कभी पूरी नहीं हो सकती।